हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैट्रिक बोर्ड 2025 की तैयारी भी कर रहे होंगे। इसके लिए आप सतत मेहनत करते रहिए। आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा क्लास देखेंगे। कल हम लोग कुछ टॉपिक सीखे थे, आज थोड़ा सा जो कल जो बच गया था आज इसमें पूरा करेंगे। चलिए देखिए, आते हैं हम लोग जुनून के साथ, फिर से देखते हैं। हम लोग कल जो है प्रकाश का परावर्तन का कुछ टॉपिक सीखे थे। आज जो है थोड़ा सा कुछ बाकी है, उसको आज देख लेते हैं। कुछ बात हम रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा देखिएगा अपना। हम लोग जो है कल देखिए, कल हम लोग जो है कल के क्लास में हम लोग फिजिक्स में जो हम लोग इसमें जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गुण क्या है, प्रकाश का गुण क्या है। समय नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं कि मतलब इतना जो है ये सब हो चुका है। ये सब क्लास जो है हम लोग कल कर चुके हैं। अगले टॉपिक में जो नहीं देख रहे होंगे वो अगले प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। उसका अगला जो है क्लास इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कल ये भी सीख चुके थे कि प्रयोग द्वारा बताइए प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने हैं, और उसके बाद जो है प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। अब परावर्तन से संबंधित पारिभाषिक पद सीख गए थे। परावर्तक सतह के बारे में जानकारी हुआ था। आपतित किरण के बारे में पढ़ लिए थे, अभिलंब बताए थे, आपतन बिंदु, आपतन कोण, ये सब हो गया था। अब आगे का क्लास देखते हैं। इसमें अब हम लोग को पढ़ना है, इसमें बता दिए थे परावर्तन तल। ठीक है, अब देखिए कुछ बात लिखे हैं कि जो आज करेगा वही अब राज करेगा। ठीक है, ये हमारा एक मोटिवेशनल बात है कि इससे सीखिए कि कहा जाता है जो आज करेगा वही क्या करेगा, अब राज करेगा। यदि आप किसी भी काम को कल पर टाल देते हैं, जितना आता है उतना ही सही, लेकिन कोशिश करते रहिए, अनवरत प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसमें है जो आज करेगा वही अब राज करेगा। कहने का मतलब है आप किसी भी कार्य को करते हैं तो मन तन धन से कीजिए, उसमें आप सोचिए मत, घबराइए मत। अब जो है ना इसमें अब हम लोग कल जो है अब आते टॉपिक पर। कल हम लोग जो फिजिक्स के बारे में पढ़ लिए थे कुछ बात, जो है परावर्तन तल, प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक हमारा जो है टॉपिक का नाम हमारा अगला टॉपिक इसमें जो है प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है लिखा हुआ है। पहला टॉपिक का नाम है क्या चीज़, प्रकाशीय प्रतिबिंब। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश का चैप्टर पढ़ा रहे, प्रकाश आ रहा है। कहता है प्रकाशीय प्रतिबिंब। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या होता है समझिएगा। प्रकाशीय प्रतिबिंब यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रकाशीय प्रतिबिंब मतलब प्रकाश के माध्यम से जो बनता है, प्रकाश के द्वारा जो बनता है वही प्रकाशीय प्रतिबिंब होता है। लेकिन परिभाषा के तौर पर बोलेंगे किसी प्रकाश स्रोत से। ठीक है, हम लोग पहले दर्पण समझ लेते हैं, थोड़ा सा दर्पण के बारे में, तो प्रकाशीय प्रतिबिंब समझ में आएगा, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब। तो थोड़ा सा दर्पण समझ लेते हैं, यहाँ से दिया हुआ है दर्पण का टॉपिक। ऐसे प्रकाशीय प्रतिबिंब समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इमेज बनेगा। चलिए इसको हटा लेते हैं।
पहले दर्पण को ही समझ लेते हैं, क्योंकि दर्पण समझिएगा तभी आपको प्रतिबिंब जो समझ में आएगा कि काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। अब देखिए, सर्वप्रथम हम समझेंगे दर्पण। तो दर्पण जो होता है क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है दर्पण। हम पहला यहाँ जो टॉपिक दिया हुआ है दर्पण से संबंधित कुछ बातें हैं। तो पहला बात लिखा हुआ है दर्पण। दर्पण जो है ना, दर्पण क्या होता है, पहला टॉपिक समझेंगे हम दर्पण। दर्पण को अंग्रेजी में MIRROR मिरर भी कहते हैं। तो मिरर क्या होता है, दर्पण। दर्पण में जो होता है, यदि किसी पदार्थ का एक सतह कलई हो, एक सतह कलई किया हो और दूसरी सतह चमकीला हो और उस पर परावर्तन की क्रिया हो सकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण। तो दर्पण जो होता है, दर्पण का एक सतह जो होता है, दर्पण का एक सतह क्या होता है, कलई किया होता है। कलई का मतलब रंगा हुआ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझे, मान लिया जाए चिकनी सतह है, ये हमारा जो इस पर यह जो हमारा है ये परावर्तक सतह है, मतलब इतना से जो है ए मान लेते हैं, ए और बी परावर्तक सतह है, तो इससे परावर्तन की क्रिया हो सकती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको कलई कर देते हैं। कलई करने का मतलब रंग देते हैं हम। यदि इसको हम कलर कर देते हैं तो दूसरी भाग से हमारा जो प्रकाश लाइट आएगा तो क्या होता है, तो इससे परावर्तन की क्रिया, इससे क्या होता है, अपवर्तन नहीं हो पाएगा। मतलब प्रकाश यदि आएगी, अगर जो कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश का जो किरण अगले दिशा में, अगले उस पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रंग देते हैं, कलई कर देते हैं। तो कलई कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण। तो दर्पण जो होता है, दर्पण का प्रकार भी होते हैं। तो दर्पण जो, इसमें दूसरा बात लिखे हम कि समतल दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण समझ गए। दर्पण का मतलब जिसका एक सतह कलई किया हो और दूसरी सतह परावर्तन की क्रिया कराने योग्य हो, तो उसी को क्या कहेंगे, दर्पण। और दर्पण जो होते हैं उसी में प्रकार आता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण तो है, लेकिन दर्पण कैसा होना चाहिए, समतल। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का जो है सतह होना चाहिए, यानी जिसका परावर्तक सतह, यानी एक वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है क्या हो, समतल हो। यदि परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, समतल, तो उसी को कहेंगे समतल दर्पण। और एक भाग क्या रहेगा, कलई किया हुआ। जैसे हम समझते हैं, मान लिए कि जो है सतह है, ये हमारा परावर्तक सतह है, आई जो नीचे दिख रहा है, हम मान ली इसको कलई कर दिए, तो ये कलई कर दिए हैं, तो यही हमारा कहलाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब इसमें देखिए, समतल दर्पण हो गया क्लियर। अगला आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, अगला टॉपिक समझ लिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है ना, गोलीय दर्पण कहता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोला या गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण जिस गोले या गोले का भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। मान लिया जाए कि इतना बड़ा गोलाकार मिरर है, इसको एक भाग में हम काट दे, तो ये जो हिस्सा कहलाएगा एक तरफ का, ये हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है कि गोला या गोले का भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण ला, अब देखिए गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण समझ गए कि जिस गोला या गोले का भाग होता है वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम उत्तल दर्पण। पहला का नाम कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। पहला का नाम हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या है समझिएगा। उत्तल दर्पण का मतलब होता है, यदि ठेठ भाषा में बोला जाए, उत्तल का मतलब उठा हुआ, यानी एक वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसी को कहेंगे कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी जिसका परावर्तक सतह बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार समझा रहे हैं। परावर्तक सतह का मतलब होता है जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया हो सकती है। मतलब हुआ कि यदि मान ले इसको परावर्तक सतह मान लिए, तो लाइट यदि आया यहाँ से, तो ये जो परावर्तन की क्रिया होगा पुनः लौट जाएगा उसी माध्यम में, तो इसी को कहें जहां तक लौटने की क्रिया होती है उसी को कहते हैं क्या चीज, परावर्तक सतह। तो कहता है एक परावर्तक सतह होना चाहिए, उत्तल दर्पण के लिए कह रहा है। तो उत्तल दर्पण का मतलब होता है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, ठीक है, उत्तल यानी उठा हुआ होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए परावर्तक सतह, उसी को कहेंगे उत्तल दर्पण। इसका इमेज बना लेते हैं हम। देखिए इमेज जो होता है हमारा, ये जो हमारा इस तरह से देखिए, तो ये जो अगर जो हम मान लिया जाए अंदर की तरफ कलई कर दें,
तो कलई कर दिया, इसको हम मान ले चतुर्थांश में भी दिखा देते हैं, समझाते हैं। इस तरह से इसे मान लेते हैं। तो ये हमारा जो दर्पण है इस दिशा के, तो यहाँ जो दिख रहा है कलई किया हुआ है, तो कलई किया हुआ भाग तो परावर्तक तो नहीं होगा, लेकिन जो रंगा हुआ भाग नहीं है इसी पर तो परावर्तन की क्रिया होगी। ऐसे आएगा, इस दिशा से चला जाएगा, यहाँ से ऐसे चला गया, तो परावर्तन की क्रिया जिससे हो सकती है उसी को कहते हैं परावर्तक सतह। तो लेकिन सतह जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सतह जो होना चाहिए हमारा, चलिए दिखाते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब होता है उठा हुआ दर्पण। ये हमारा जो कलई किया हुआ है, ठीक है, इसको मान लिए कि एक प्रधान अक्ष गया है, ठीक है, ये हमारा ध्रुव P है, अब फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब मान लिए यहाँ से, अब वस्तु को जब भी रखेंगे तो इस तरफ दर्पण के परावर्तक सतह तरफ, तो ये हमारा ये तो कलई किया हुआ भाग है। मान लिए कि x और y को ये जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। परावर्तक सतह यदि उभरा हुआ रहेगा उसी को कहेंगे उत्तल दर्पण। तो ये हमारा देखो उभरा हुआ है। चलिए फिगर केवल समझ लीजिए फिलहाल के, बाकी फिर आगे आएगा समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण समझ गए हम। उत्तल दर्पण जो होता है जिसका उभरा हुआ हो परावर्तक सतह उसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है समझिए थोड़ा सा। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल का मतलब होता है क्या चीज, धंसा हुआ। अवतल का मतलब धंसा हुआ, यानी जिस दर्पण का बोलेंगे, जिस गोलीय दर्पण का, दर्पण नहीं गोलीय बोलिएगा, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। कहने का मतलब यदि हम इसको कलई इस तरह से कर ले, बना लेते हैं, इस ऐसे कर लेते हैं, और धंसा हुआ होना चाहिए। यह तो थोड़ा से और अच्छा से बना लेते हैं। परावर्तक सतह धंसा हुआ की बात करेगा तो इस तरह से मान लेते हैं। हम मान लिए कि x और y जो है क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ होना चाहिए। तो कलई किस तरफ होगा, बाहर तरफ। बाहर तरफ हम कलई कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा आपका इमेज जो है, इस तरह से रहेगा। कलई किया हुआ जो है बाहर रहेगा, बाहर रंग देंगे तो अंदर धंसा हुआ जो दिख रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा होता है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। जैसे में यहाँ देख लीजिए, x और y मान लिया अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या है, इस तरफ है, तो इसको हम मान लेते हैं इस तरह से चलते हैं। यदि हम इस गोले को बनाएं तो गोले में वक्रता केंद्र C होता है, सुने होंगे, सेंटर होता है। तो ये हमारा जो वक्रता केंद्र इसी को C बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ध्रुव P मान लेते हैं। अब वक्रता को यहाँ फोकस बिंदु F होता है और वक्रता केंद्र जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो क्या मान लेते हैं, C। तो यही अवतल दर्पण की कहानी है। अब इसी में आएगा दर्पण का परावर्तक सतह। दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, देखिए दर्पण का परावर्तक सतह। दर्पण का परावर्तक सतह कहने का मतलब हुआ कि जितनी सतह से, दर्पण के जिस सतह से बोलेंगे, दर्पण के जिस सतह से, या तो जितनी सतह से, दर्पण के जितनी सतह से सॉरी थोड़ा खोखी हो गया है इसीलिए डिस्टर्ब होते रहता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कहता दर्पण के जितनी सतह से, दर्पण के जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया हो सकती है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का परावर्तक सतह। तो दर्पण का परावर्तक सतह जो हमारा होता है, मान लीजिए यहाँ पर ही जो है कलई किया हुआ भाग है, ये हमारा समतल दर्पण है। अब यहाँ से हो सकता है परावर्तन की क्रिया, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, मतलब कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ से प्रकाश अंतिम बिंदु तक है। तो हमारा यहाँ से जो यहाँ तक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दर्पण का परावर्तक सतह। अब देखिए थोड़ा तो दर्पण का परावर्तक सतह हो गया, दर्पण का परावर्तक समझ गए। अगला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसे हमारा देखिए दर्पण है, ठीक है, दर्पण कैसा है, अवतल है क्योंकि धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण रहे या उत्तल रहे, कोई भी रहे, तो इसमें कहेगा दर्पण का ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो दर्पण का ध्रुव जो होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मध्य बिंदु दिख रहा है, दोनों तरफ से देखा जाए जहाँ पर मिडिल पॉइंट होता है उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव। इसी को हम P द्वारा निरूपित करते हैं, पोल कहते हैं इसको, P से पोल। तो हमारा दर्पण का ध्रुव जो है, यानी हमारा दर्पण का जो ध्रुव कहलाता है कि दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण क्या क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है,
तब वक्रता केंद्र यदि हम पूरा रोटेट कर दें, ठीक है, तो गोलीय दर्पण बन जाएगा। यदि इसको पूरा घुमा दे तो क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का केंद्र ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हमारा देखा जाए तो गोलीय दर्पण है। इसका जो हमारा सेंटर होगा, केंद्र होगा, उसी को सी से कहते हैं, एफ से फोकस होता है और पी से पोल होता है। तो हमारा जो पूरा सेंटर लेंगे पूरा, तो सेंटर जो आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो ये हमारा जो होगा गोलीय संबंधी, गोलीय दर्पण से संबंधित रहेगा। तो गोलीय दर्पण का क्या है? वक्रता केंद्र है। अब समझते हैं थोड़ा सा, जिसका इंतजार था हम लोग का। अब समझ चुके होंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं समतल होते हैं, उत्तल होते हैं और अवतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, बराबर हो, उसी को कहेंगे समतल दर्पण। अगला है गोलीय दर्पण, जिस गोला या गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का मतलब एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हो, उसी को कहेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अवतल अर्थात धंसा हुआ हो, उसी को कहेंगे कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अब बात रह गया दर्पण का परावर्तक सतह, समझ गए। अब आते टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक का नाम था प्रकाशीय प्रतिबिंब। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाशीय प्रतिबिंब। अब देखिए प्रकाशीय प्रतिबिंब समझिएगा। प्रकाशीय प्रतिबिंब जो होता है, प्रकाशीय प्रतिबिंब, प्रकाशीय प्रतिबिंब। अब समझते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या होता है। तो अनंत से जब किरणें आती है तो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है। अब पढ़कर हुआ पुनः क्या होता है? परावर्तन का नियम होता है। तब परावर्तन के नियम जब पालन करेंगे तो इसमें जो है परावर्तन के नियम का पालन करते पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तब प्रकाश के लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर जो हमारा है प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है? तो प्रकाशीय प्रतिबिंब कहता है, मान लेते हैं कि हमारे क्या है? दर्पण है। कैसा दर्पण दिख रहा होगा? यदि हम अभी कलई नहीं किए हैं, यदि इस तरफ हम कलई कर दें तो लग रहा होगा कि कौन दर्पण है? एक्स और वाई मान लेते हैं। ये हमारा हो गया कौन दर्पण? दर्पण का नाम अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल। अवतल दर्पण क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है क्या है? धंसा हुआ है, इस तरह से है तो ये धंसा हुआ है, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हम देखते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में ही बनता है, अवतल हो या उत्तल हो। तो इसमें हम मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र जो है ध्रुवीय है और फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र क्या है? C है। सबको समझेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, सब समझ आइएगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण है। हम मान लिए कि यहाँ से कोई किरण आ रही है, ठीक है, अनंत से। मान लेते हैं यहाँ से कोई किरण आ रही है, ये हमारा मान लेते हैं अनंत बिंदु है। अनंत से कोई किरणें आ रही है जो दर्पण के परावर्तक सतह मानते हैं कि M बिंदु पर पड़ गया। मान लेते हैं बिंदु का नाम M बिंदु पर पड़ा, और यहाँ से जब परावर्तन की क्रिया होगी, जब यहाँ से जब परावर्तन की क्रिया होगी तो इसमें क्या होगा? चलिए देखिए, अब इसमें जो है इसमें जो परावर्तन की क्रिया होगी तो ये जो हमारा दर्पण का है परावर्तक सतह, मान लीजिए कि अनंत बिंदु से आ रही है और दर्पण के परावर्तक सतह कहाँ पड़ गया? M बिंदु पर पड़ करके। और M बिंदु पर पड़कर हमारा जो है फोकस बिंदु F से होते हुए, ये जो हमारा फोकस बिंदु F से होते हुए इस दिशा में, मान लेते हैं M से गई, इस दिशा से आई और M से N की दिशा में चली गई। तो ये हमारा जो है, और कोई किरण और आती है इस दिशा से, मानते हैं नीचे से कोई परावर्तन के दर्पण के परावर्तक सतह मान लेते हैं P तो है ही, मान लेते हैं R पर पड़ा, और R पर पड़ने के बाद यह भी फोकस से होते हुए, चलिए देखिए, यह भी जो हमारा फोकस से होते हुए इस तरह से चला जाए तो यहाँ पर जो मिलता है यही बनता है प्रकाशीय प्रतिबिंब। अब समझते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या होता है। प्रकाशीय प्रतिबिंब बोलेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज, बोलेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज दर्पण के परावर्तक सतह M बिंदु पर, कोई बिंदु मान लेते हैं, दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़कर और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहाँ से देखा जाए तो
जिस बिंदु पर संसृत अथवा अपसृत होते हुए प्रतीत होती है। मान लेते हैं कि दर्पण है, यहाँ से चलते हैं, P हमारा हो गया, F हो गया और C हो गया, यहाँ से आया और F पर जमा हो गया, ठीक है। अगला कोई यहाँ से किरण लिए और दर्पण के पर क्या हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर, अब यहाँ जो हमारा जो इस चलिए देखिएगा, अब ये जो हमारा इस बिंदु पर आया, F पर आकर के रुका, तो F पर रुकने के बाद इससे देखिए जब F पर रुकती है तो यहाँ पर जो दोनों देखिएगा तो अनंत से आई किरण और दर्पण के परावर्तक सतह पर टकरा कर परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F पर जमा हुई। तो अब बोलेंगे प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है, बोलेंगे किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृत होती है, संसृत का मतलब क्या होता है, संसृत का मतलब हो गया जमा होना, तो जिस बिंदु पर संसृत होती है अथवा यहाँ से लगे कि फैल रहा है किरण, यदि ऐसे देखा जाए तो लगेगा सब फैल रहा है, इस तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसे आवे तो लगता है जमा हो रहा है। तो जिस बिंदु पर संसृत अथवा अपसृत होते हुए प्रतीत होती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का, जो हमारा यहाँ बिंदु है, पहले बिंदु का क्या बनेगा, प्रकाशीय प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जहाँ पर किरणें आकर मिलती है उसी को कहते हैं कौन प्रतिबिंब, प्रकाशीय प्रतिबिंब। अब प्रकाशीय प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय प्रतिबिंब जो हमारा है, प्रकाशीय प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। प्रकाशीय प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम, प्रकाशीय प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अब देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण लिए कौन सा, अवतल दर्पण, एक्स और वाई, एक्स वाई अवतल दर्पण मान लिए हम। मान लिए कि एक दर्पण है एक्स और वाई जो है, एक्स वाई कोई क्या है, अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो ये मान लिए कि कलय कर दिए हम, ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में क्या है, पहला कहता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो रियल इमेज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब को किरणों के वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे ध्रुवीय हो गया, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C, ई मान लिया अनंत बिंदु है। तो अनंत से मानते हैं कि कोई किरण आ रही है, ठीक है, और अनंत से आ करके इस बिंदु फोकस पर जमा हो गई, और कोई दूसरी किरण लिए जो दर्पण के परावर्तक सतह मान लेते हैं M, आई हमारा मान लिए ये मान लेते हैं D बिंदु, क्योंकि D अलग है। तो हमारा जो मान लिया D बिंदु पर पढ़कर, और यह भी जो है, ओहो थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखिए, ये हमारा जो है F से ऐसे चले तो यहाँ से आ करके ऐसे चला गया, तो आया तो यहाँ से दर्पण के परावर्तन की क्रिया हुआ, F पर जमा हो गया, इस बिंदु से आया और इस दिशा से जाते हुए फोकस बिंदु F पर जमा हुआ। तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बोलेंगे किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज दर्पण के परावर्तक सतह M पर पड़कर जब वह जो फोकस में परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर केवल और केवल क्या होती है, संसृत होती है, वैसे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वैसे तो यह बिंदु जो है हमारा, जो यह बिंदु है पहले बिंदु का क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी पहला बिंदु जो हमारा है वो उस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता थोड़ा सुन लीजिए, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है समझ गए। अब वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता समझिए। तब वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों को वास्तविक रूप से, पहला बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है। दूसरा बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का जो इमेज बनता है हमारा क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, हमेशा उल्टा होते हैं, यानी वस्तु के उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वास्तु के उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा उल्टा, हम देखते हैं थोड़ा से। मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है जिसका धुर P है, फोकस बिंदु F है
और वक्रता केंद्र सी है। हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु सी पर रखी हुई है, ठीक है, तो सी पर रहता है तो सी पर ही बनता, आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से परावर्तन की क्रिया, मान लेते हैं कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती में लौ होता है तो अनेक किरणें निकलती है, तो कोई ऐसा किरण तो होगा जो इस सीधा रेखा में जा रहा होगा। तो यहाँ से मान ली इस किरण को बढ़ाएं तो यहाँ पर गया M बिंदु पर पड़ा और फोकस बिंदु F से होते हुए इस दिशा में चली आई, मान ली MN की दिशा में चली आई। और यहाँ से जो होता है प्रकाशीय केंद्र यहाँ से चलता है, तो एक किरण ऐसा है जो फोकस बिंदु F से आते हुए और उसी दिशा में चला गया, तो जैसे आया फोकस से आने के बाद उसी दिशा में चला गया। तो इस पर क्या हुआ कि सॉरी इसमें छोड़ा जो है ना फिगर फिर से समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, इसका मान लिए फोकस बिंदु ध्रुवी है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु कहाँ है, C पर रखा हुआ है, C पर से कोई ऐसा, तो मान ले मोमबत्ती है ही, तो कोई ऐसा किरण जो होगा सीधी दिशा में जा रहा होगा, तो यहाँ से गया, मान लेते हैं कि M बिंदु पर गया और फोकस बिंदु F से होते हुए इस दिशा में चला गया। और जो हमारा जो है और एक जो होता है यहाँ से चलेगा, तो एक इमेज जो है इस तरह से आया और अगला जो किरण लेते हैं हम, एक किरण और लेते हैं जो यहाँ से एक लौ निकलती है, जो फोकस बिंदु कहाँ से F से होते हुए चली गई और दर्पण के परावर्तक सतह यहाँ M मान लेते हैं D पर टकराई, मान लेते हैं D पर टकराई और टकराने के बाद यह जो है, ओह आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, टकराने के बाद अब जो है हमारा इस दिशा से अब इस दिशा से बिंदु D से होते हुए यहाँ से चली गई, ठीक है। तो जहाँ पर जो एक दूसरे को काटती है, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, बिंदु C दिख नहीं रहा है बढ़िया से, इसका जो है मिलना चाहिए कम से कम यहाँ पर आकर के, इसके सामने मिलना चाहिए, जो दिख रहा है आपको यहाँ कट रहा है, इसको थोड़ा फिर से मिला लेते हैं, सिस्टम गड़बड़ के कारण समझ में भी नहीं आ रहा है सब क्या क्या हो गया। चलिए अब देखिए, ये हमारा दर्पण है अवतल, इसका ध्रुवी है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कोई वस्तु रखा हुआ है जो ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है, और एक कोई दूसरी किरण लेते हैं जो फोकस बिंदु F से जहाँ मिलेगा उसको फोकस मान लेना। क्या बोले, अब फोकस जो है फोकस से आते हुए यहाँ से जो है फोकस पर मिला, बिंदु फोकस मान लेते हैं, और ऐसे आया और दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ा और यहाँ से जो है इस तरह से चला गया, ठीक है। अब दोनों देखा जाए तो जो है लकीर ऐसे जाएगा, तो दोनों जो है इस दूसरों को, इसको यदि हम बढ़ा दें ऐसे इस तरह से, तो मान लेते हैं A और B, ठीक है। यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब बना A डैश और B डैश बना, तब वस्तु का बराबर ही बनता है, डायग्राम में थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा सामने बना प्रतिबिंब, तो यहाँ दिख रहा होगा ये जो बराबर बनता है C पर, तो C पर बनता है। अब हम समझाना चाह रहे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ समझिए, इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब का जो है अंतर पूछ देगा कभी कभी, तब वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि पहला बात लिखेंगे, या किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है, किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है। दूसरी बात बोलेंगे, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा दिखा, भी हमेशा उल्टा दिखा, हमेशा कैसा होता है, उल्टा, हमेशा कैसा दिखता है, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा किस इमेज में बनेगा, अवतल दर्पण में। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है। लेकिन अब वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा है इसमें बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है, या हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनेगा, वास्तविक किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। चौथा पॉइंट बोलेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, हम पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। थोड़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं, कुछ कुछ बात दिमाग में नहीं होगा, देख लीजिए एक बार। देखिए, पहला बात था प्रकाशीय प्रतिबिंब। प्रकाशीय प्रतिबिंब हमने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज जब दर्पण के परावर्तक सतह पर जाती है तो वह टकराती है। ऐसे आया, मान लेते हैं दर्पण है, P है,
एफ है और सी है, अनंत है। मान लेते हैं अनंत से कोई किरण आई और आकर टकराई, एफ पर जमा हो गई, और यहाँ से आई और कोई किरण दूसरी जो है एफ पर जमा हो गई। तो कहा जाता है कि प्रकाश का जो किरण है यहाँ से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित अथवा अपसरित होते हुए प्रतीत होती है, मतलब फैलते हुए दिखे, तो उसको कहेंगे क्या चीज़? प्रकाशीय प्रतिबिंब। प्रकाशीय प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम वास्तविक प्रतिबिंब, किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बनता है, इसको रियल इमेज कहते हैं। अगला है जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? अब इसको भी देख लीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, अब देखिए काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना करते हैं, जिसको हम केवल इमेज का कल्पना कर सकते हैं तब बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसको हम लेते हैं, इसमें थोड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाते हैं। ये हमारा कलई किया हुआ भाग है, दिख रहा होगा कि कौन सा दर्पण है। ये हमारा कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल क्यों है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। तो यहाँ से जो हम मान लेते हैं कि ध्रुव P है और फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र C है, और वस्तु को जो रखा जाएगा मान लेते हैं प्रधान अक्ष CP है, यहाँ से आगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है, अनंत पर तो F पर हम मान लेते हैं कि वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। तो इसका जो प्रकाश का किरण आएगा यहाँ तक आया और दर्पण के जैसी परावर्तक सतह पर पड़ा, अब इसमें दर्पण के परावर्तक सतह पर जैसे ही पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा? दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद परावर्तन की क्रिया होगी, और परावर्तन की क्रिया होगी तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला जाए, ठीक है। अब एक किरण और लेते हैं, जो यहाँ से मान लेते हैं एक किरण ले लिए अनंत से, और ये भी दर्पण के परावर्तक सतह मान लिए कुछ डी मान लेते हैं, इसको डी पर पड़ा, मान लेते हैं दर्पण के परावर्तक सतह डी पर पड़कर पुनः इसी माध्यम में इस तरह चला गया, मतलब ऐसे आया और ऐसे लौट गया। तो इन दोनों को यदि हम ऐसे डॉट डॉट से मिलाते हैं, ठीक है, यदि इसको हम डॉट डॉट से मिला दें, डॉट डॉट से मिला दें इसको हम, यदि इसको हम डॉट डॉट से मिलाते हैं तो ये हमारा जो इमेज बना, तो यहाँ दिख रहा होगा कि काल्पनिक है, इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब परिभाषा समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब दर्पण की परावर्तक सतह पर जाती है, पड़ती है, टकराती है, तो टकराने के बाद परावर्तन की क्रिया के बाद जो है जिस बिंदु पर अपसरित होते हुए प्रतीत होते हैं। अपसरित का मतलब यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए ऐसे लग रहा है, इस किरण को देखे तो यहाँ से आया ऐसे चला गया, इस किरण को ऐसे आया तो यहाँ चला गया, तो इस बिंदु से, तो यह बिंदु जो है पहले बिंदु का क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। मतलब यह जो बिंदु हमारा F है और इस बिंदु को कहते हैं अनंत है, तो यह बिंदु पहले बिंदु का मतलब अनंत बिंदु का यह क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है जिससे लगे कि अपसरित होते हुए प्रतीत हो, तो उसको कहेंगे कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब को विशेषता थोड़ा देख लीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता होती है यह किरणों को काल्पनिक रूप से मिलाने पर बनता है। किरणों को काल्पनिक रूप से मिलाने पर बनता है। किरणों को काल्पनिक रूप से मिलाने पर बनता है। देखिए यहाँ पर जो डॉट डॉट यदि हम नहीं देते तो क्या यह इमेज बन पाता? नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों को काल्पनिक रूप से मिलाने पर बनता है। और दूसरी बात बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक तो सीधा और वास्तविक तो उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और तीसरा पॉइंट बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से क्या बनता है? हमेशा छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनेगा। और उसके बाद चौथा पॉइंट बोल देंगे, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। किस प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। यही 4 पॉइंट है काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब समझ गए, वास्तविक समझ गए, इसमें समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है। इतना टॉपिक यदि आप समझ जाते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव और नंबरिकल वगैरह जो होता है वो भी समझने में सुविधा होगा। और आगे कुछ टॉपिक जो है थोड़ा सिखाते हैं, जो कुछ जो है कल बच गया था उसको आज फिर दिखाते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा जो था परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के
परावर्तन के पूछेगा कि नियमों को बताइए, तो ये क्या होता है आप समझिएगा इसको। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो परावर्तन का नियम क्या होता है, इसमें जो है हम पहले बोले थे प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित, लेकिन वो है हमारा प्रकाश के प्रकार के परावर्तन के प्रकार बोलेगा तो दो, एक नियमित और एक अनियमित, लेकिन यहाँ बोलेगा परावर्तन के नियम, मतलब नियम बताइए इसका क्या क्या होता है। तो हम बताए थे कल, ये हमारा प्रकाश का जब परावर्तन की क्रिया होती है तो यहाँ से जो है दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है, इसको बोलते हैं कौन बिंदु, आपतन बिंदु। कल ये सब देखे होंगे अगला वीडियो में। आपतन बिंदु हमारा है, आई जो हमारा जिस पर परावर्तन की क्रिया होती है उसको कहते हैं कौन सतह, परावर्तक सतह हमारा हो गया ये। आई जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं कौन किरण, आपतित किरण, सब देखा हुआ है। अगला जो है पढ़कर लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। अगला जो हमारा बीच से बिंदु जाता है, यहाँ पर जिस बिंदु पर लंब डालते हैं यानी आपतित किरण, जिस बिंदु पर बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और अभिलंब क्या होता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब जो होते हैं आपतन बिंदु पर, इसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब है। यही हमारा क्या है, अभिलंब। तो इसमें हम बताए थे कि इसको एंगल आई बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई कहते हैं, और आप अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर कहते हैं। तो इससे कुछ नियम निकलता है। तो पहला नियम क्या निकल कर आएगा सामने कि पहला बात बोलेंगे ये हमारा कौन किरण, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, इसे हमारा अभिलंब। बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। तब बोलेंगे आपतित किरण। पहला नियम हमारा बना परावर्तन के नियम से, पहला बात हमको पता चला कि आपतित किरण और हमारा जो है परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं या तो एक ही समतल में होते हैं। तो हमारा जो तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। इसी को कहते हैं परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। अगर जो देखा जाए तो तीनों देखिए सब एक ही समतल में है। दूसरा बात बोलेंगे आपतित किरण, आपतन कोण, ये हमारा दूसरा बोलेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण आई जो दिख रहा है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर कौन होता है, परावर्तन कोण। तो दूसरा बात बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल कौन, आर, यानी आपतन कोण के बराबर होता है कौन, परावर्तन कोण। यही हमारा था कौन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग इतना सीख गए हैं, थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं, थोड़ा रुकिए 2 मिनट के लिए। कुछ टॉपिक और है जो हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और को समय लेंगे। देखिए प्रतिबिंब तो दो दर्पण में देख लिए, अवतल में बनने का स्थिति भी बता देंगे, उसमें अगला टॉपिक में, अगला क्लास में हम सीखेंगे अवतल दर्पण में जो है कि कौन कौन स्थिति कहाँ रखते हैं वस्तु को, कहाँ बनता है प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो समतल दर्पण में मान लिया जाए कि समतल दर्पण है, ठीक है,
समतल दर्पण यदि प्रकाश के परावर्तन की क्रिया कराया जाए तो ऐसे आया, अब मान लेते 0 डिग्री पर से ही चला गया, जैसे आया उसी चला गया, मान ले जिस पर आया और उसी पर चला गया। तो यदि हम इसके में पूछे कि समतल दर्पण बताइए कि जिधर से जिस दिशा में मान लिया जाए 0 डिग्री पर 90 डिग्री पर से आया और 90 डिग्री पर से ही चला गया किरण प्रकाश का, तो इसमें बोलेंगे कि एंगल आई का मान बताइए और एंगल आर का मान बताइए। तो एंगल आई का मान जो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मानी 0 डिग्री बनेगा आपतन, इसमें कोई कोण नहीं बनेगा, यानी आपतन कोण का मान 0 डिग्री। और परावर्तन कोण का भी मान कई डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब जिस पथ पर से किरण, जिस रेखा से माने जिस पथ से किरण आई और उसी मार्ग में लौट गई, तो दोनों एक ही पर नहीं हो गया, इसलिए यहाँ पर जो 0 डिग्री का कोण बना, कोई कोण नहीं बना। इसलिए समतल दर्पण में कभी कभी पूछता है कि अभिलंब मान ले 90 डिग्री पर से प्रकाश की किरणें आती है और पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, तो समतल दर्पण में जो एंगल आई का मान बनेगा क्या बनेगा 0 डिग्री का मान, और उसके बाद जो हमारा आर का मान क्या बनेगा 0 डिग्री। इतना बात जो है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी थोड़ा देख लीजिए। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब, समतल उत्तल अवतल तो समझ गए कि उत्तल दर्पण में जो हमेशा काल्पनिक बनता है, और समतल दर्पण के लिए देख लीजिए। समतल दर्पण में इतना ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण के लिए ये हमारा जो है क्या कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के लिए इतना ही बात ध्यान रखना आपको, बस एक हम ट्रिक सिखा देते हैं, इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है शशि आप, इसको क्या बोलेंगे शशि आप। अब शशि आप क्या होता है देखिए, अब शशि आप का मतलब जो होता है शशि आप, अब सा से समझिएगा, ये फुल फॉर्म हम समझा दिए। शशि आप समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार के बनता है, कैसा प्रकृति होता है देख लीजिए। तो सा से हो गया हमारा, सा से समान, सा से क्या हो गया समान। अगला हो गया सी, तो सी से कहेंगे सीधा, सी से क्या हो गया सीधा। आकर आ, तो आकर आ से होता है आभासी, आकर आ से क्या बोलेंगे आभासी। और हमारा जो बच गया पा फोर होता है, पा से बोलेंगे पार्श्विक, क्या बोलेंगे पा से पार्श्विक। तो पार्श्विक, अब इतना बात समझिए पहले, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या चीज़, इतना याद रखेंगे शशि आप। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को कहते हैं शशि आप, अपने तरीके से याद रखिएगा शशि आप। सा से हो गया समान, सी से हो गया सीधा, आकर आ से हो गया आभासी, और पा से हमारा हो गया पार्श्विक। तो देखिए समान समझ रहे होंगे, समान का मतलब होता है जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतना ही आकार का बनेगा प्रतिबिंब, यानी जितना दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं उतना ही दूर पर क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। यदि 5 फीट का वस्तु है तो उसका साइज भी आकार जो प्रतिबिंब बनेगा कितना फीट का 5 फीट का ही बनेगा। तो ये हो गया समान। अगला है सीधा, तो सीधा बनेगा, मतलब सीधा बनेगा तो अब देखिए यहाँ सीधा बनता तो कैसा बनता है काल्पनिक, काल्पनिक तो सीधा बनेगा, और इसमें आभासी होगा, काल्पनिक उसी को कहते हैं। अब पार्श्विक का मतलब होता है, पार्श्विक कहने का मतलब हुआ बाएं तो दाएं बनता है, दाएं तो बाएं, यानी कहने का मतलब यदि आप मिरर देखिएगा समतल मिरर, समतल मिरर को कहते हैं, समतल मिरर को एक चीज़ और कहा जाता है, समतल दर्पण को एक बात और बोला जाता है, समतल दर्पण को कह सकते हैं लिपस्टिक मिरर। कौन मिरर, लिपस्टिक मिरर। ये हमारा लिपस्टिक मिरर के नाम से भी जाना जाता है समतल दर्पण, क्योंकि इसमें जो है इसमें लोग जो है लिपस्टिक लगाने का भी प्रयोग करते हैं इस दर्पण का, तो इसको कहेंगे लिपस्टिक मिरर, ठीक है। अब बाकी उपयोग समझेंगे बाद में, लेकिन ये अभी समझ लीजिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। शशि आप हो गया, सा से समान, सी से सीधा, आकर आ से आभासी, पा से पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है यदि आप बायां हाथ दिखाइएगा ने, जैसे सॉरी राइट हैंड, मान लीजिए आप राइट हैंड दिखाइएगा तो दर्पण में आपका जो है कैसा दिखेगा, दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब दिखेगा हैंड का वो हमेशा लगेगा बायां है। यदि इस हाथ को आप उठाइएगा, दर्पण में देख लीजिएगा एक बार, यदि इसको उठाइएगा तो लगेगा इस दिश का, तो कहने का मतलब बायां दायां दिखाता है और दायां बायां दिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक कहने का मतलब बायां दायां दिखाएगा और दायां क्या दिखाएगा बायां दिखाएगा, इसी को क्या बोलेंगे पार्श्विक बोलेंगे। इतना बात समझ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब थोड़ा से एक पॉइंट और समझा ही देते हैं, क्लियर हो जाएगा कुछ मिनट के लिए और, बस ज़्यादा नहीं, आपके पास मात्र 2 मिनट और समय लेंगे, 2 से 3 मिनट का समय, उसके बाद पूरी बात समझा देंगे, फिर अगला टॉपिक अलग रहेगा। देखिए इसमें कुछ बात है जो
इसमें जो है पहला बात हम देखते हैं, एक होता है प्रधान अक्ष। ध्रुव तो समझ गए, दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, पहला बात ही है। दूसरा देख लेते हैं, दर्पण का ध्रुव हो गया, दूसरा हो गया प्रधान अक्ष। दूसरा क्या है? प्रधान अक्ष, दूसरा प्रधान अक्ष। तीसरा मान लेते हैं, तीसरा जो होता है वक्रता केंद्र। तीसरा क्या होता है? वक्रता केंद्र। इन सब बात को ध्यान रखिएगा, क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रधान अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अगला चौथा मान लेते हैं फोकस बिंदु। कौन बिंदु? फोकस बिंदु। और एक और मान लेते हैं फोकस दूरी। एक और क्या होता है? फोकस दूरी। जब इतनी बात सीख गए तो ये सब भी सीख लीजिए, थोड़ा खत्म हो जाएगा तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब देखिए इसको, अभी क्या होता है समझिएगा। इसमें जो है पहला कह रहा है दर्पण का क्या चीज़? दर्पण का जो है हमारा ध्रुव। तो ये ध्रुव क्या होता है समझिए। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जो हमारा दर्पण ही दिख रहा है, तो ये दर्पण यदि मान लिया जाए अवतल है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ना, जहाँ पर आता है, दोनों साइड का मापी देखें, अगर जो बीच में आता है तो हमारा पी कहलाता है। यही होता है दर्पण का ध्रुव, मतलब दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष सी पी इसको भी बोलते हैं, सी और पी मान लिया, सी पी एफ और वक्रता केंद्र सी। तब प्रधान अक्ष जो होती है, प्रधान अक्ष कहने का मतलब हो गया गोलीय दर्पण में पी एवं वक्रता केंद्र सी। गोलीय दर्पण ही दिख रहा हमारा, ये गोलीय दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण ही भाग है। तो कहता है वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का मतलब हुआ यहाँ से आया, ये मान लेते हैं हमारा पी है, ये हमारा वक्रता केंद्र सी है, तो सी से पी को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे क्या चीज़? प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं। प्रधान अक्ष को सीपी भी बोला जाता है, सी से पी तक चला गया। अगला है वक्रता केंद्र। तब वक्रता केंद्र बता ही दिए, गोलीय दर्पण का गोले का जो भाग होता है और उसका जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो होता है गोलीय दर्पण का, ये जो अगर पूरा घुमा दे, ऐसे रोटेट करे, पूरा घुमा दे, तो इस हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जो है वक्रता केंद्र का जो भाग होता है और इसका जो केंद्र होता है, इसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अगला हमारा है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु, तो जब परावर्तन की क्रिया कराते हैं, जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जहाँ पर आकर के किरणें क्या होती है? एक जगह जमा होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जो होगा प्रधान अक्ष के समानांतर, फोकस बिंदु यहाँ देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर जो आएगी किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएगी, और आने के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है यानी जमा होती है, उसी को कहते हैं कौन बिंदु? फोकस बिंदु। बिंदु तो है लेकिन इसका नाम क्या दिया? फोकस, क्योंकि सभी जगह वहीं पर फोकस कर रहा है। अगला हो गया फोकस बिंदु। अब हम समझते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? ये हमारा ध्रुव पी है, फोकस बिंदु एफ है, वक्रता केंद्र सी है, ये हमारा फोकस दूरी पूछता है। तो फोकस दूरी क्या होता है ना, कि ध्रुव पी और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ द्वारा निरूपित करते हैं। तो फोकस दूरी कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए इतना बात समझ गए, यही सब टॉपिक है, अब ज़्यादा इसमें कुछ रहा नहीं। कल हम अगले क्लास में जो है, अब अगले क्लास में सिखा देंगे हम दर्पण का सूत्र साबित करने के लिए, ठीक है? दर्पण सूत्र साबित करने के लिए बताएंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में स्थिति बता देंगे अगले बार, और उसके बाद अवतल दर्पण में स्थिति, और उसके बाद एक और टॉपिक बच गया, उसका नाम है क्या चीज़? आवर्धन। आवर्धन होता है, तो आवर्धन, अब वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, लॉन्ग हो जाएगा तो विद्यार्थी देखने में थोड़ा सा कष्ट महसूस करते हैं, इसलिए इतना को ही रखते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, समाज सेवा कीजिए, बाकी जो है और अच्छे अन्न ग्रहण कीजिए। कहता है जैसा खाइएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो देखिए आपके जो है ने
पढ़ाई लिखाई तो देखिए ये सब होते रहता है, इसमें क्या है आपको जो है लगन होना चाहिए, थोड़ा सा जुनून की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ भी सीखने में और समझने में। कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश किए कि जितना हो सके हम समझाने का प्रयास किए। थोड़ा सा यदि जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए। कोई बात यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या तो कुछ बातें दिक्कत लगती है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिए। और दोस्तों को जो आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 में या तो 10 में जाने वाले हैं, उनको आप इस वीडियो को भेज दीजिए। बाकी आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।